जीवन की हार और जीत हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम मान लें तो हमारे जीवन में हार हो सकती है और ठान लें तो जीत हो सकती है। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना DPSP जो पार्ट 4 है। और सबके लिए संविधान का पार्ट 11 हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख सकी हैं। तो जैसे कि हमारा जीवन होता है ऐसे ही हमारी संविधान जो हमारी बुक है वो भी एक लिविंग बुक है। तो उसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं कि जो फ्यूचर को देख के डाले गए हैं, जिसमें से एक प्रोविज़न है DPSP। क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि हम मूल अधिकार में और सारी चीज़ें दे सकें, लोगों के बहुत सारे अधिकार दे सकें। इसलिए कोशिश करी हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने कि हम उसे शामिल कर सकें, किसमें, DPSP में शामिल कर सकें। और जैसे जैसे हमारे समाज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, संसाधन थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हों और देश के पास कुछ पैसे आएँ और कुछ रिसोर्स डेवलप हों, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री डेवलप हो, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे इलेक्शन बढ़े उस हिसाब से लोगों को अधिकार मिलते थे। तो यही उद्देश्य हमारे DPSP को जो लाया गया और उनको एनफोर्सिएबल मतलब कानून के द्वारा ये लागू नहीं है, इसलिए बनाया गया जिससे कि सरकार पे भी बर्डन ना रहे और लोगों को भी थोड़ा टाइम मिले कि एडजस्ट हो जाए चीज़ें। उसके बाद इसका मेन उद्देश्य वेलफेयर से ही जुड़ा है, कल्याण करना है हमारे देश के लोगों का। जो हमारे यहाँ विषमताएं हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या महिला पुरुष लिंग के आधार पर जो भी विषमताएं हैं आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, उन्हें जो दूर करना मेन इसका मकसद था DPSP का। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बताया कि इनको सही तरीके से समझने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट विचारों में, कि अलग अलग थॉट के हिसाब से कैसे इनको डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। एक है समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल हमेशा चाहता है कि समाज या राज्य सबसे बड़ी वो चीज़ है, तो व्यक्ति के पर्सनल राइट की जगह समाज के जो हित हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि भाई आय, सम्मान, प्रतिष्ठा, इसके जो अवसर हैं वो सबको समान होने चाहिए। इस बेस पे नहीं कि किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिले और किसी के पास कम प्रॉपर्टी तो उसको कम सम्मान मिले। तो ये मेन मकसद था इसका कि ये सारी जो हमारे देश में अभी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो विषमता देश में पाई जाती है कि कहीं पे यूपी और बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारी गरीबी है और कहीं हरियाणा वाले जहाँ की पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये डिफ्रेंशिएट चाहे राज्य के स्तर पे हो, चाहे समाज के डिफरेंट क्षेत्रों में हो, धर्म के बेस पे हो या फिर लिंग के बेस पे हो, कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर होती है, पुरुषों के नाम पे। तो हमारी जो समाज है वो कैसा है, पुरुष डोमिनेटेड है। तो उसको भी दूर करने की बात की। इसके लिए कुछ उपाय भी किए। भाई क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए, तो बोला है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो अवसर है वो अवेलेबल कराया जाए, चाहे महिला हो पुरुष को। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो आप देखते हैं PDS जैसे होता है। और आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी पे सीलिंग भी आती थी पहले, तो प्रॉपर्टी कई बार लोअर कास्ट में या जो इकोनॉमिक रूप से थोड़े पिछड़े होते थे उनके लिए आते थे, या जो रिजर्वेशन है कहीं ना कहीं वो भी इसी से डिफ्रेंशिएट करता है कि हाँ भाई ये भी चीज़ें की थी। जैसे आपने देखा होगा कई बार एक ही काम को महिला करती है, उसी काम को कोई पुरुष करता है, तो महिला को उसके लिए पेमेंट मिलती है कम, वहीं पुरुष को मिलती है ज़्यादा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इनइक्वालिटी पैदा करती है। जब काम उन्होंने दोनों ने बराबर ही किया है किसी भी ऑफिस में या किसी भी चीज़ में, तो फिर उनकी सैलरी क्यों अलग अलग होनी चाहिए। तो ये अधिकार कहीं ना कहीं इससे जुड़े थे कि बच्चों का स्वास्थ्य जो है, छोटे बच्चे होते हैं खासकर उनके जो स्वास्थ्य की बात की गई कि भाई उनके ये नहीं होना चाहिए कि गरीब हैं तो इसलिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पा रही या उनके जीवन का बहुत टाइम उस स्वास्थ्य में चला गया। तो ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड की, गरीब गरीब बच्चे हैं या बच्चे जो भी हैं उनके स्वास्थ्य का देख रेख किया जाए। गरीब को फ्री में न्यायालय तक पहुंच हो, ऐसा नहीं हो कि कोई भी उनका मिसयूज़ कर जाए। आपने देखा भी होगा कई बार पुलिस जो झुग्गी झोंपड़ियों में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पहले से ही क्रिमिनल हों। और जब कोई भी नहीं मिलता है तो उन्हीं को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि या तो आप मान लो कि कुछ साल के लिए, क्योंकि उन पर भी प्रेशर होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे समाज के अंदर जो चीज़ें ऐसी होती थी तो उससे दूर करने के लिए उनको फ्री में न्यायालय तक पहुंच होती है, उनको एक सरकारी वकील दिया जाता है जो उनकी तरफ से लड़ता है। तो फिर बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार हैं कि भाई बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं DPSP में, और बहुत सारी सरकारें इसके नाम पे इलेक्शन भी लड़ती हैं। और DPSP यही चाहता है कि सरकार की जिम्मेदारी पहुँचाए, जो भी नई नई पार्टियाँ हों वो इन चीज़ों को माने। तो इसलिए बहुत सारी सरकारें क्या देती हैं, पेंशन की बात करते हैं कि हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे,
या बुजुर्गों को और सारी चीज़ें किसी स्कीम का, बीमा की योजना का फ़ायदा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर अगला ये मैनेजमेंट की बात हुई, ये हमारी इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1976 में इंक्लूड किया गया इसमें, कि भाई जो मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी का या किसी भी बड़े लेवल के जो इंडस्ट्री है, तो उसमें मैनेजमेंट में सिर्फ हाई लेवल के या ए ग्रेड के ऑफिसर ही क्यों शामिल हों, मजदूरों की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएं और वो भी अपनी बात रखें कि भाई उनको कैसे दिक्कत हो रही है, क्या जो वहाँ पर काम करने की कंडीशन है वो सही है, क्या उनको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि उन्हें पास में भाई आवास मिलना चाहिए, खाने के लिए अगर सुविधा हो, मान लो वो थोड़ा सा दूर है, ऐसी फैक्ट्री एरिया जहाँ जंगल हो, तो खाने के लिए उन्हें सुविधा मिल जाए, कैंटीन मिल जाए, वो साथ में उनके लिए प्रोटेक्शन किट जो है वो साथ साथ मिल जाए। तो ये सारी बातें, और साथ में पब्लिक स्वास्थ्य, जो आप पब्लिक हॉस्पिटल देखते हैं, चाहे सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, कहीं ना कहीं वो भी समाजवादी मॉडल से ही इफेक्ट होते हैं। फिर गांधी जी की जो विचारधारा थी उसके बेस पे भी बहुत सारे इसमें ऐड किए गए। जैसे गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत का मेन रोल हो किसमें, इलेक्शन में। वो हमेशा बोलते थे कि पंचायत हमारे समाज में पहले से ही आती रही है, तो वो हमेशा बोलते थे ओशियन वेव थ्योरी का हमें यूज़ करना चाहिए अपने देश में जो राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए। ओशियन वेव थ्योरी क्या है, जैसे कि ओशियन में, समुद्र में लहरें उठती हैं, तो एक लहर दूसरी लहर को क्या देती है, एनर्जी देती है। तो गांधी जी यही चाहते थे कि एक नीचे से जो लोग चुने जाएं पंचायत लेवल पे, वो सारे लोग मिलके अपना एमएलए चुने, और फिर सारे एमएलए मिलके अपना एमपी चुने, और फिर सारे एमपी मिलके किसको चुने, पीएम को चुने। तो ये ओशियन वेव थ्योरी है जो उन्होंने अप्लाई करने की बात की थी। और उन्होंने बोला था कि ग्राम पंचायत बहुत सबसे बढ़िया जरिया है, चाहे किसी केस से रिलेटेड कोई बात हो या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो कई बार कास्ट के नाम पर इसमें ग्राम पंचायत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसलिए उस टाइम इसे अपनाया नहीं गया। और अम्बेडकर जी ने इसका विरोध भी किया कि ग्राम पंचायत लेवल पे करेंगे तो वहाँ पे कोई अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन 73rd जो हमारे देश में अमेंडमेंट हुआ उसके बाद इस ग्राम पंचायत वाले जो प्रोविज़न है इसको इम्प्लीमेंट किया, और ग्राउंड लेवल पर अब दिखता भी है। और साथ में उन्होंने बोला कि स्मॉल उद्योग होने चाहिए गाँव में, गांव खुद में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे कि गांव में एग्रीकल्चर अगर होती है तो वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोली जा सकती है, वहाँ पे छोटे छोटे जो कुम्हार लोग हैं वो मटके बना सकते हैं, या जो भी छोटी छोटी स्किल है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात भी कही, और इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई कोऑपरेटिव संस्थाएं खोली जा सकती हैं। जैसे आप देखते हो अमूल, अमूल आज एक ब्रांड है, तो अमूल को ब्रांड किसने बनाया, तो वहाँ के जो गुजरात के लोग थे उन्होंने मिलकर एक कोऑपरेटिव संस्था बनाई, और जिसी के बेस पे ही अमूल उनका एक प्रोडक्ट है। तो अमूल क्या हो गया, एक बहुत बड़ी वो बन गई, और उसमें लोग सारे मिलके काम करते हैं, कुछ को कुछ होता है, और जो शेयर होता है उसी बेस पे उन्हें बांट दिया जाता है, और उसमें प्रॉपर इलेक्शन होता है, सारी चीज़ें। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात भी उन्होंने की, और ये भी हमारे संविधान में ऐड किया गया। फिर 97 संविधान हुआ 2011 में, तो उस टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकार दिया गया, महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की, कुछ लोअर कास्ट के लिए भी सीटें रिजर्व की, कि उनको भी अधिकार हो कि कैसे वो सब मिलके एक बड़ा उद्योग या इंडस्ट्री बना सकते हैं। और अमूल इसका सबसे बढ़िया शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे उसने सारी चीज़ों के किया। फिर एससी और एसटी जो लोअर कास्ट है उनके लिए उत्थान के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, उनके एजुकेशन में हो या उन्हें इकोनॉमिक हेल्प हो, चाहे वजीफ़ा हो, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, या एम्प्लॉयमेंट के टाइम उनको आरक्षण दिया जाए, उसकी भी बात है। साथ में फिर उन्होंने बोला था कि जो नशीली चीज़ें हैं ये नुकसान पहुंचाती है हमारे समाज को। चाहे आपने देखा होगा कोई भी नशा करता है, दारू पीता है, तो वो कई बार डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है, और साथ में उसकी खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने हटाने की मांग की थी। और जैसा कि अब दिखता भी है, बहुत सारे राज्यों ने इस बीच पे इलेक्शन जीते हैं, 50% महिलाओं, जो हमारे रेशियो है 50% महिला हैं, कि हम दारू बैन कर देंगे। चाहे बिहार हो, चाहे और भी राज्य, आपने गुजरात देखे हो, तो वहाँ पे दारू बैन करके इलेक्शन जीते। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे इसमें कहा गया था कि नशीले जो पदार्थ हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और साथ में उन्होंने बोला था कि दूध देने वाले जो जानवर हैं या जिनसे हम कुछ चीज़ें लेते हैं उनकी बलि ना दी जाए, उनको किल ना किया जाए, क्योंकि वो प्रोडक्टिव हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है हमारे समाज में गरीबी को कम करने के लिए, या और भी सारी चीज़ें जो प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें पूरी की जा सकती हैं। फिर अगला है उदारवाद, जो इन दोनों में शामिल नहीं हो पाए उनको उदारवाद में शामिल कर दिया। जैसे सबसे बढ़िया जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बोलता है कि पर्सनल जो लॉ हैं, जो फैमिली से रिलेटेड जो लॉ हैं, चाहे डिवोर्स का मुद्दा हो या प्रॉपर्टी का मुद्दा हो, उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक संहिता।
कि सबके लिए समान तरीके से, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसकी बात इसमें की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। और बार बार इस पर बहस भी होती है, कई बार सरकार सोचती भी है, लेकिन कई बार वो धार्मिक वजह से या और जातिगत मुद्दे की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये अभी भी पर्सनल लॉ चलते हैं। हिंदू लॉ मैरिज एक्ट है अलग से, फिर मुस्लिम का शरीयत लॉ है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर इसमें बोला गया कि भाई अप टू 14 साल से बच्चे जो हैं उनको फ्री में एजुकेशन, और आप देखते भी हैं कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं उनमें फ्री में एजुकेशन दी जाती है, और साथ में मिड डे मील भी उन्हें मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। फिर इसमें बोला गया कि भाई एग्रीकल्चर और जो एनिमल, जो हमारी पशु वाला क्षेत्र है, उसमें मॉडर्नाइजेशन हो, साइंटिफिक तरीके से चीज़ें चलें, और जितना विकास हम कर सकें उस चीज़ में, जितना प्रोडक्टिव उसे बना सकें, तो वो चीज़ें हम करते हैं। तो आज आप देखते हो कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मिल्क, और हमारी अमूल उसकी एक ब्रांड की तरह काम करती है, और बहुत सारी हमारे यहाँ दूध की बहुत सारी वो हैं, तो वो प्रोडक्ट बनता है। एग्रीकल्चर में हम प्रोसेसिंग पे भी ध्यान देते हैं कि भाई कैसे प्रोसेसिंग की जाए, कैसे उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग करके बिस्किट बना के या टमाटर है उसकी चटनी बना के बेचा जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखता है, मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से। अगला बात होता है पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि जिसमें हम रहते हैं उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन होता है, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है, बच्चों के स्कूल क्लोज करने पड़ते हैं, कई बार ऑफिसों की छुट्टियां तक करनी पड़ जाती हैं। तो इसके लिए ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और हम एक साथ मिलके, क्योंकि पर्यावरण की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो इंसान की हेल्थ अच्छी रहेगी, और उनकी हेल्थ थोड़ी भी बिगड़ी तो इंसान की हेल्थ भी बिगड़ेगी। फिर जो हमारे नेशनल रूप से इम्पोर्टेंट जो स्मारक हैं, चाहे ताजमहल हो या हमारा इंडिया गेट हो, ये जो भी गेट हो, इनकी सुरक्षा करना, जो अलग अलग हमारी विरासत हैं जो हमें मिली है हमारे पूर्वजों से, उनकी सुरक्षा करना भी हमारी ये बात है। और फिर इसमें आगे क्या आ जाता है कि न्यायालय और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हैं। तो कार्यपालिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय के क्षेत्र में इंटरफेयर करे, और न्यायपालिका को उससे नहीं, तो मतलब इंडिपेंडेंस है कि अगर ज़रूरत पड़े तो न्यायपालिका जा सकती है और लोगों को न्याय दे सकती है बिना किसी डर के कि भाई कार्यपालिका क्या करेगी। तो ये एक अलग से। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए जब भारत को लगता है कि भाई किसी दो देशों के बीच युद्ध लड़ रहा है और हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का जो वार हो रहा है, तो उसमें इंडिया को ही बोला जा रहा है कि भाई इंडिया उसमें मीडिएट करे और दोनों के बीच समझौता करवाए, जिससे कि ये वार रुक सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब हम देखेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि डीपीएसपी बना तो दिया है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, और उनके बहुत सारे रीज़न भी है। वो बोलते हैं कि कानूनी शक्ति तो इसमें है नहीं, बोल तो दी गई इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है। दूसरा बोलता है कि तर्कहीन सिस्टम है, कोई लॉजिक नहीं दिखता कि कौन सा सिस्टम कहाँ से उठाया है, कोई जो जो मन में आया, जिस जिस विचार से मन में आए वो चीज़ें लिख दी हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि धार्मिक स्वतंत्रता ऐसे सारा, इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिखता। फिर बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो मानसिकता है उसको बस रूढ़िवादी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया है, वैसा कुछ इसमें नहीं। और संवैधानिक टकराव, कई बार डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच टकराव भी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार और समाज के अधिकार में कई बार टकराव हो जाता है। जैसे व्यक्ति बोलता है राइट टू प्राइवेसी है, और समाज बोलता है कि भाई राइट टू प्राइवेसी तो है, लेकिन देश के लिए कई बार आपको अपनी राइट टू प्राइवेसी छोड़नी पड़ती है। जैसे आधार बिल पे ही हुआ था कि आधार बिल किस लिए था कि भाई स्कीमों का फ़ायदा लोगों को सही तरीके से पहुंच सके, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि भाई आधार से क्या होगा, सरकार हमें ट्रैक भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके बीच टकराव होता है, और ये बात भी जेन्युइन है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये डायरेक्शन देता है सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को, कि वो आगे कैसे चल सकती हैं, लोगों की मांगें क्या हैं, और लोग जवाबदेह ठहरा सकते हैं डीपीएसपी के थ्रू कि हमें ये अधिकार चाहिए। लोगों को कई बार पता नहीं होता ना कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, तो ये कम से कम मिलनी चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें मतलब न्यायालय की भी हेल्प करता है। कई बार न्यायालय कोई भी डिसीजन देता है तो डीपीएसपी में देखता है कि हमारे जो संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी किसी भी प्रोविज़न को लाने, तो वो भी उसमें हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारा प्रीएम्बल में दिया हुआ है उसके गोल को और क्लैरिफाई करता है और विस्तार देता है कि ये सुविधाएं और हमारे देश में होनी चाहिए, जिससे कि देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सही लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे चला जा सके, और नागरिकों को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको अधिकार है एक कल्याणकारी देश होने के नाते कि उनको वो सारी सुविधाएं मिलें। लेकिन अभी बहुत सारे जो कानून हैं उनके थ्रू इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जैसे ग्राम पंचायत वाला हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है, आय के अवसर के लिए आरक्षण की बात की जाती है,
कई बार कई नौकरियों में वो भी होता है, रिजर्वेशन होता है पहले से ही, तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं फ्री में। न्यायालय इसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारी जुडिशल हैं, और जुडिशरी के लिए जो एक्ट आया था तो उसमें किया गया था, जैसे फैमिली कोर्ट हो या मीडिएटर के थ्रू जो चीज़ें करनी हो, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। और पंचायतों को भी कई राज्यों में अधिकार दिया गया है कि वो फ्री में केसों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी का फ़ायदा है, और एक तरीके से हमें एक गाइड और एक आगे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है अपने देश में, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका आज की क्लास में।